तो हेलो नमस्कार दोस्तों, MS फिजिक्स पॉइंट 1 में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव 2011 में जो पिछले क्लास में जो पूछा गया था वो आपका हो चुका है। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ 2012 और 2013 में जो प्रश्न पूछा गया है उसको लेकर आया प्रीवियस ईयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज हम आप लोगों के बीच एक मोटिवेशनल कोट्स लेके आया हूँ। कहता है, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो हेलो दोस्तों, आपको ये कोर्स जो आप सुनाए हैं, यदि आपका इरादा बिकने का है तब तो ऑटोमेटिक आपका कम जाएगा वैल्यू। लेकिन यदि बिकने का नहीं है, आपका इरादा किसी को खरीदने का है, तो अब तो हिला के रख दीजिएगा, ठीक ना। तो फिर आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ क्लास 10th का 2012 और 2013 में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्टिव उसको OBJECTI भी ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो 2012 में और 13 में पूछा गया। यहाँ सिर्फ आंसर नहीं बताया जाएगा, जैसा कि आपको पता है। यहाँ डिस्कशन विथ सॉल्यूशन करवाया जाएगा सभी प्रश्न का, ठीक। और जितने भी प्यारे बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले 2024 में, सभी के लिए ये है, ठीक। तो चलिए अब हम चलते हैं। पहला कोर्स तो आपका हो गया है। अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है। पहला प्रश्न को हम लगा देते हैं और आपका पहला प्रश्न है आपके सामने में आ गया है। कहता है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड। एक बात और प्यारे बच्चे, आपको यदि पढ़ना है, यदि टॉपर बनना है, आपके पास समय मात्र अक्टूबर तो अभी चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीना में अपने आप को अग्नि में झोंक दो, आगे देखा जाएगा जो होगा, ठीक ना। सफलता तो तय है ही, लेकिन बेहतर अंकों से सफलता तय है, ठीक ना। 450 नंबर, कम से कम 450 नंबर यदि आपको चाहिए, और साइंस में 100 में 100 चाहिए। प्रैक्टिकल यदि 20 में 20 आपका मिल जाता है तो 100 में 100 चाहिए। तो बाबूर आपको हमसे जुड़ने की कोशिश करना है। आप जुड़ के देखिए, इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक। चलिए हम विषय वस्तु की चलते हैं लोग। कहता है, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए, पायरुवेट का जो विखंडन होता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें प्यारे बच्चे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। ऊर्जा का केंद्र कहते हैं, ऊर्जा का केंद्र कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि ऊर्जा के केंद्र किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि आपसे पूछ देगा कोशिका का केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का सीपीयू जो होता है, सीपीयू यानी केंद्र, वो आपका कौन होता है? केंद्रक होता है, केंद्रक। यदि कहेगा आपसे आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करते चल जाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए, यदि आपसे पूछ देगा आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली प्यारे बच्चे, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम। यदि आपसे पूछ दे प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान से देखिए, प्रोटीन का फैक्ट्री आपको राइबोसोम को कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। ये आपका प्रश्न हो गया, इसका डिस्कशन हो गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हम लोग पढ़ लिए आत्महत्या के थैले, प्रोटीन का फैक्ट्री, केंद्रक, ये कोशिका का केंद्रक,
यानी CPU, ठीक ना। तो ये आपको कैसा लगा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार से आपका तैयारी और बेहतर से बेहतर किया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न आपके सामने में, चलिए लग गया है, थोड़ा सा प्रश्न आगे बढ़ गया। हाँ, अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्यारे बच्चे, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो देखिए, वस्तु के आकार के बराबर यदि हम प्रतिबिंब चाहते हैं, वस्तु के आकार के बराबर यदि हम चाहते हैं, बराबर प्रतिबिंब चाहेंगे, तो आप जानते हैं इसको कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यदि हमको अनंत पे चाहिए, अनंत पे प्रतिबिंब अनंत पे चाहिए, तो वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत के लिए हमें वस्तु रखना चाहिए फोकस पे। यदि वस्तु फोकस पर होगा प्यारे बच्चे, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत पर होगा। यदि वस्तु अनंत पर हो, वस्तु कहाँ हो, वस्तु आपका अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। इसका लॉजिक आप लोगों को बहुत अच्छा से बताया गया है कि चाचा को चाचे पसंद है, ठीक ना, पापा को सब यानी ओवरऑल पसंद है, इसका लॉजिक बताया गया। तो आपका किसी भी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का यानी आकार बराबर है प्राप्त करने के लिए बिंब को, यानी बिंब मतलब वस्तु को, उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे, तो उत्तल लेंस के सामने हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ये आपका उत्तल लेंस होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लगा देते हैं प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न है, जल, कांच, प्लास्टिक तथा मिट्टी में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो आप जानते हैं मिट्टी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में हम नहीं करते हैं। जिक्र आ रहा है बार बार लेंस का, तो लेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं प्यारे बच्चे। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो लेंस दो प्रकार के होता है। लेंस कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है। पहला होता है आपका उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस प्यारे बच्चे। यदि हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का आपका चित्र इस तरह से कुछ होता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। और अवतल लेंस की यदि हम बात करें, तो ये आपका अवतल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का डेफिनेशन यदि हम बोलेंगे, तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा एवं किनारे का भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, वैसा लेंस जिसका बीच का भाग मोटा एवं किनारे का भाग पतला हो, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जबकि अवतल लेंस की यदि हम बात करें, तो ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग पतला एवं किनारे का भाग मोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चलिए पूरा दिख रहा है, चलिए प्यारे बच्चे ये लिख लिए हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। यदि इसके अलावा बात हम करते हैं उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस को और किस नाम से जानते हैं, तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि अवतल लेंस को, यदि अवतल लेंस की बात करें, तो इसे अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। और यदि इसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, यानी कि आंख में जो दोष पाया जाता है, आंख में मुख्य रूप से 3 दोष और टोटल 4 दोष पाए जाते हैं, ठीक ना, उसमें से दूरदृष्टि दोष यदि हो जाता है, तो उसको उत्तल लेंस का प्रयोग करके चश्मे में दूर करते हैं। जबकि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं, निकट दृष्टि दोष को।
प्रश्न पूछा जाता ऑब्जेक्टिव में, जितना भी डिस्कशन करवाया जाता आप लोग नोट डाउन एकदम कॉपी में करते रहिए और कॉपी कलम लेके बैठिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, आगे हम प्रश्न लगा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया है, इसको हम मिटा देते हैं। कथा समान, ये आपका अभी 2012 का चल रहा है। कब का चल रहा है? 2012 का ऑब्जेक्टिव, बिहार बोर्ड में जो पिछले वर्षों पूछा गया है। कथा समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो आप जानते हैं अल्पतम दूरी जो होता है मानव नेत्र के लिए वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन में कभी लोचा की करता चला, कभी क्या करता है, ये 25 सेंटीमीटर ना दे के 25 सेंटीमीटर भी दे देगा और एक बार दे देगा 25 मीटर दे देगा। आप समझिएगा 25 मीटर बहुत बड़का हो जाता है, इसलिए 25 मीटर नहीं होगा, दैट इज द 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक, इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चला याद तो रहबे करता है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं मीटर के सेंटीमीटर, इसलिए ये बात बता दी हम। इसके अलावा यदि हम बात करें ये दूरस्थ बिंदु, ये अल्पतम बिंदु, देखिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम बिंदु, यदि दूरस्थ बिंदु की बात करें, जय श्री राम, राधे राधे, दूरस्थ बिंदु की बात करें चला तो ये आपका अनंत होता है। क्या होता चला? अनंत होता है। ठीक, यदि हम ये मानव नेत्र से संबंधित आया तो मानव नेत्र के बारे में टोटल जान लेते हैं। चलिए ये लिख लिए होंगे आप लोग। यदि मानव नेत्र में बात करें तो मानव नेत्र में 4 गो दोष पाया जाता है। पहला होता चला निकट दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा आपका यहाँ दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा अबिंदुकता होता, अबिंदुकता होता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। जरा दृष्टि दोष में ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अबिंदुकता जिस व्यक्ति को होता है, यानी जिस मानव नेत्र में अबिंदुकता दोष उत्पन्न हो जाता है, उसमें व्यक्ति ना तो उदग्र की वस्तु, यानी कि उदग्र, इसको उदग्र कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं, तो उदग्र की वस्तु और ना ही क्षैतिज में अपना पहचान सही ढंग से कर पाते हैं। ये आप समझ गए होंगे, डेफिनेशन भी हम एक एक लाइन में बोलते चल गए, आप लिख लिए होंगे। चलिए इसके बाद यदि हम बात करें, सब बोल रहे हैं सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं यानी निवारण कैसे? तो निकट के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोकल या बाइफोकल, अबिंदुकता के लिए तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक प्यारे बच्चे, चलिए और यदि हम बात करें, खाली टुकुर देखना ना है, लाइक भी सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को, ठीक ना। चलिए बाबू आगे, बहुत मेहनत लग रहा है बनाने में, वीडियो लगता है। अगला प्रश्न क्या है? यदि निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश में कभी कभी पूछ देता है तो इसको मायोपिया भी कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक और इसमें ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना बोले वो लिख लीजिएगा आप लोग। यदि नहीं लिख पाते हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक के लिख लीजिएगा, लेकिन लिख लीजिएगा जरूर। इसको मिटा देते हैं। यदि हम थोड़ा सा और बात करें आंख से संबंधित तो आपका आता है क्या? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता चला? तो हमारे आंख पर जो सफेद धब्बे कलर का जम जाता है, आंख पर सफेद धब्बा रंग का जम जाना मोतियाबिंद कहलाता है। मोतियाबिंद को हटाते कैसे हैं? क्या कोई ये चश्मा में कोई लेंस लगा के? नहीं, चश्मा में हम प्रयोग करते हैं कुछ नहीं, बशर्ते मोतियाबिंद में जो सफेद धब्बा आंख पर जम जाता है उसको ऑपरेशन के माध्यम से हटाया जाता है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, मोतियाबिंद को ऑपरेशन के माध्यम से सफेद धब्बा को हटाया जाता है, तब मोतियाबिंद ठीक होता है। चलिए ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया। अगला प्रश्न चला,
लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या आपका 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। यदि और बात करें हम क्रोमियम की, क्रोमियम का कभी कभी पूछ देता है 24 क्रोमियम का। यदि पूछ दे आपसे 26 हो गया। कोबाल्ट का, कोबाल्ट आपका 27, कॉपर 28, जिंक 30। ठीक। इसके अलावा यदि हम आपसे बात करें, यदि और पूछ दे मैग्नीज आपका 25, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपका 12, एल्युमिनियम 13। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक ना। और ये सब पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। मूल रूप से आपको ये लोहा का याद रखना है। लोहा यानी Fe का 26 होता है, 26 लोहा याद रखिएगा, क्रोमियम याद रखिएगा, मैग्नीज और एल्युमिनियम 3-4 को पूछा जाता है बार बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इसमें देखिए क्या छुपा हुआ कुछ कहता है, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। इसमें छूट गया क्या चीज, ये इस तरह से प्रश्न था। CHO बॉन्ड CHO कहता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड इसको कहते हैं। और यदि और बात करें हम, यदि ओ रहेगा सिर्फ, तो इसको ईथर कहते हैं, ईथर। यदि हम और बात करें थोड़ा सा किसके बारे में प्यारे बच्चे, C डबल बॉन्ड O रहेगा, C डबल बॉन्ड इस तरह से रहेगा आपका, C डबल बॉन्ड O, तो इसको कीटोन कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ठीक, यदि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इधर लिख देते हैं। अब यदि OH रहता है आपका, तो ये अल्कोहल हो जाता है, अल्कोहल। ये सब क्रियाशील मूलक हैं। ठीक, ये सब लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया है। कहता किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को किन किन पदों में निरूपित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक ना। विद्युत शक्ति को किन किन पदों में, किसी विद्युत परिपथ में किन किन पदों में व्यक्त करते हैं। ये फॉर्मूला आपका ऑप्शन के अनुसार यहाँ टिक जाएगा, ठीक ना। ये पूछा था प्रश्न। तो इस प्रश्न को बनाने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाला है क्या क्या प्यारे बच्चे, सुन लीजिए। क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन सहित 2011 से 2023 तक। उसके बाद आपको क्लास 12th का भी इस पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का, लगभग 400-500 ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। साथ ही साथ क्लास 10th के लिए क्या है, और तो भारतीय भवन का जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी कोशिश किया जाएगा आपके लिए लेके आए और करवा दे उसका डिस्कशन। इसके अलावा नोमरिकल जो है, इस पर पहला चैप्टर का फिजिक्स का पहला चैप्टर का नोमरिकल डला गया ऑटोमेटिक, ठीक ना। वो डाल दिए हम बना के वीडियो, आप लोग जाके नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वो आपको कहाँ मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में शायद वो मिल जाएगा आपको, वहां जाके आप देख लीजिए। प्रकाश का परावर्तन का नोमरिकल आपका डाला जा चुका है, उसका आप लोग नोमरिकल देख लीजिएगा। और उसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न भी डाला गया, भारतीय भवन पुस्तक का है, ठीक ना। चलिए, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तब आपके पास सबसे पहले चल जाए, ठीक ना प्यारे बच्चे। चलिए, और याद तो यहाँ हो जाएगा एकदम कन्फर्म, 100% खोपड़ी में घुसेगा। चलिए क्या कहता है, कहता है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को किन किन पदों में निरूपित किया जाता है। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करते प्यारे बच्चे, देखिए P बराबर एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई, और यहीं से हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो पहला तो ये आपका हो गया। अब देखिए V बराबर आप फार्मूलाओं के नियम से जानते होंगे I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। अब हम V का वैल्यू रख देते हैं I इंटू आर इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, P बराबर दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R हो जाएगा। शक्ति निकल रहा है,
यदि हम आई का वैल्यू रख दें V/R, तब देखिए तब क्या हो जाएगा, P बराबर आई की जगह क्या रख देंगे प्यारे बच्चे, आई की जगह V/R, तो V²/R। यानी कि शक्ति निकालने के लिए तीनों फॉर्मूला आपके लिए है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि 2024 में जितने भी एग्जाम देने वाले हैं सबको झंडा काटना एकदम तय चला। ठीक ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका कहता है परिपथ में विद्युत शक्ति को किन किन पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आंसर बाकी होगा। तो आंसर हो जाएगा P बराबर V/I या I²R या V²/R। ऑप्शन के अनुसार आपका छटा जाएगा, तीनों हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आ गया, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न चला, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है? तो जनित्र के माध्यम से हम लोग उत्पन्न करते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं। जनित्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र को ही कहते हैं जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर। इसी को हम लोग कहते हैं डायनेमो, 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 नेमो। यदि इससे रिलेटेड प्रश्न पूछ दे कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो जनित्र आपका जो है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, यदि हम बात करें जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपका जनित्र जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। ये प्रश्न पूछा जाता है आपका जो ITI जितने भी बच्चे करिएगा आप लोग और एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ ट्रेड में ये प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत मोटर जो है और विद्युत जनरेटर फ्लेमिंग के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। जबकि विद्युत मोटर की यदि बात आपसे करें तो विद्युत मोटर आपका किस पर आधारित है, तो विद्युत मोटर आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर आधारित है। याद भी रख सकते हैं, दाएं से जनरेटर, जनरेटर देखिए जब भी हम स्टार्ट करते हैं जनरेटर को तो दाहिना हाथ से मारते हैं, ठीक ना, तो जनरेटर दाहिना हाथ से, तो जनरेटर हो गया दायां हाथ। ठीक, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चे, आपका अगला प्रश्न आ गया है और देखिए ये सब प्रश्न आप देखिएगा, शुरू से आप लोग वीडियो देखते होंगे, सभी पार्ट का 2011 का वीडियो डाला गया है, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक ना, और ऐसा प्रश्न बहुत बार आपको करवाया भी गया है। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। लघुपतन के समय जितने भी बच्चे नए हैं वो आप फिर से टोटल वीडियो जाके देखिए, सभी वीडियो आपको देखना चाहिए। क्लास 10th का फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज डाला गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर 5 तक आपका टोटल ऑब्जेक्टिव डाला गया भी आई। ठीक ना, जाके सभी बच्चे आप लोग देख लीजिए। कहता लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है रे, क्या होता है? तो लघुपतन के समय तो अधिक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, चला सुन। तो जब गर्म तार और ठंडा तार, गर्म तार को विद्युतमय तार, ठंडा तार को उदासीन तार, जब गर्म तार और ठंडा तार को आपस में लगाते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के दौरान परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ का प्रतिरोध अचानक शून्य होने के कारण परिपथ से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगता है। अधिक मात्रा में धारा जाएगा चला तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाता है, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है चला, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युतमय तार की बात करें हैं, यानी उसी को कहते हैं गर्म तार। गर्म तार का रंग कैसा होता है, लाल। उदासीन तार बोले हैं, उदासीन तार, घर में 3 गो तार प्रयोग करते हैं चला, घर में 3 तार, एगो लाल गर्म तार, एगो ठंडा तार। ये उदासीन तार को ये ठंडा तार कहते हैं, क्या कहते हैं, ठंडा तार भी कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है, करिया। एगो होता है भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार, इसका रंग होता है हरा। ये 3 तार का प्रयोग हम लोग करते हैं। और घरों की जो वायरिंग किया जाता है ये समानांतर क्रम में होता है। घरों की वायरिंग
प्रश्न तो एकदम पूरा पूछा जाता है। घरों की वायरिंग, घरों की वायरिंग किस क्रम में किस क्रम में करते हैं? तो समानांतर क्रम में। घरों की वायरिंग किस क्रम में? समानांतर क्रम में। घरों की वायरिंग किस क्रम में? समांतर क्रम में। कहेगा हम लोग घर में प्रयोग कितना करते हैं, कौन सी धारा करते हैं? दृष्ट धारा की प्रत्यावर्ती धारा। तो घर में जो प्रयोग करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा का सिंबल की यदि हम बात करें तो आपका इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा होता। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त करते हैं? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त करते हैं। और ये जो हम प्राप्त करते हैं ये हम जनरेटर से प्राप्त करते हैं। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? जनरेटर यानी कि जनरेटर से। ये जितना भी फैक्ट आपको बताया जा रहा है आप लोग लिखते जाइए, खाली देखिएगा तो कुछ होने वाला नहीं। चला, मेहनत करना पड़ता है, तपना पड़ता है। तपस्या, पढ़ाई का नाम ही तपस्या है। आप लोग गांव समाज में सुनते होंगे, जो पढ़ता है मन लगा के उसको कहता तपस्या कर रहा है। और रियल में जिस तरह से महात्मा तपस्या करते हैं उसी तरह से एक सच्चा स्टूडेंट भी जो जागरूक होते हैं वो तपस्या करते हैं अपने आप में पढ़ाई के लिए। पूरा एकदम दुनिया के हर सुख को त्याग देते हैं। उसके लिए क्या दिन होता है, क्या रात होता है पता चलता है। जब रात में सोने के लिए बैठते हैं, ये सोने के लिए बेड पर लेटते हैं, उस समय भी उसके माइंड में प्रश्न ही घूमता है। और 4 से 5 घंटा सो लेता है, फिर सुबह में जग के वो फिर अपना रूटीन के अनुसार जो है तपस्या करने के लिए भिड़ जाता है, यानी पढ़ने के लिए भिड़ जाता है। तो यदि आप तपस्या करना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको तो तपस्या करना ही पड़ेगा। जितना आप तपिएगा न चला उतना निखरिएगा, ये कर भी सत्य है। तपना तो पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि हम टॉपर बने, लेकिन टॉपर हर कोई बन पाता है क्या? नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई तपस्या नहीं करता है, सिर्फ नॉर्मली पढ़ लेता है। और जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो छात्र तपस्या करता है, तपस्या का मतलब अपने आप को झोंक देता है टॉपर बनने के लिए कि कैसे हम टॉपर बनेंगे, एकदम बनना है तो बनना है, वो किसी का नहीं सुनता है। कहता तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा रोना भी जन्नत है। तो हर चीज के लिए वो बिहार बोर्ड का हमेशा फिगर बनाता है माइंड में, और टॉपर का फिगर बनाता है। कहता है कि तुम्ही को देख के हमें हंसी भी आता है और तुम्ही को देख के हमें रोना भी आता है, लेकिन जब तुमको हम एक दाव पालेंगे ना, तुमको अपने आप पे जो गुरूर है, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे ना, टॉपर बनने का जो मेरा लक्ष्य है, टॉपर बन जाएंगे ना, तुम्हारा सब चकनाचूर हो जाएगा। ठीक ना? इसलिए बाबू पढ़िए आप। चलिए थोड़ा सा हम इसको लाइट बढ़ा देते हैं, क्वेश्चन आपका छूट गया है। हाँ चलिए, अगला प्रश्न लग गया, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं। हाँ तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न लगा देते हैं। चलिए, तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरा रोना जन्नत है, जन्नत है तेरा मुखरा, तेरा हर चीज जन्नत है। देखिए प्यारे बच्चे, अगला प्रश्न लग गया आपके सामने में। कहता लकड़ी, लकड़ी है लकड़ी, कोयला, गोबर, गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा में कौन जैव ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जैव ऊर्जा का ऐसा प्रश्न डायरेक्ट एकदम ये फिजिक्स के 5वां चैप्टर से पूछा गया। 5वां चैप्टर में भी इसका डिस्कशन करवाया गया शायद। ठीक ना? ये डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ गया, बहुत सारा प्रश्न लड़ल है। आप जो फिजिक्स का करवाया गया नंबरिकल, ये ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आप जाके मिलाइए, डायरेक्ट प्रश्न लड़ा चला, डायरेक्ट। ठीक ना? एकदम कॉपी पेस्ट होल है परीक्षा में, इसलिए उसको आपको देखना बड़ी जरूरी है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए चला, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने आ गया रे। कहता है कोई तत्व तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए, अब जल में विलेय है, आप जानते हैं, चला पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कि जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेता कौन? सोडियम, पोटासियम, लिथियम। सोडियम, पोटासियम, लिथियम एक ऐसा एलिमेंट है जो जल के साथ, इसके अलावा ऑक्सीजन में भी वो अभिक्रिया कर लेता है।
ऑक्सीजन में यदि उसको हम रख देते हैं तो बला पानी कहता न आग में पानी लगबे नहीं करता रे बापा। तो पढ़ ने पहले केमिस्ट्री, आग में भी पानी लगता है। आग में जाके तुम सोडियम का एक गोला इतना ले के फेंक दे और मैं आग में वही पानी में जाके डुबकी लगा दे दूसरा के, देखो वो धधक जाता है कि नहीं धधक जाता है, ठीक ना। आग में भी पानी लगता है, सॉरी पानी में भी आग लगता है, ठीक ना। तो किसका कौन सा एलिमेंट आग में पानी में आग लगा देता है? तो सोडियम, पोटासियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटासियम, ठीक ना, पूरा क्रियाशील होता है, तुरंत रिएक्ट कर लेता है। देखिए कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ऑक्सीजन के साथ तो फट से बड़ी आग या पकड़ लेता है, चला एकरो से तेजी से पकड़ता है। हाँ ओरिजिनल रहना चाहिए, कौन चीज? सोडियम। मार्केट में बहुत तरह का सोडियम आता है, आप लोग ऑनलाइन करके मंगा सकते हैं सोडियम, ठीक ना। तो सोडियम जो होता है ये उसमें लिखा हुआ रहता है कि इतना परसेंटेज सोडियम, आपका 100% यदि सोडियम रहेगा तब तो आग जो है सोडियम को हम खुला हवा में भी छोड़ देंगे तो वो आग पकड़ लेगा। अब 20% सोडियम रहेगा तो ले फेंकत रह, पानी में दैत रहेगा 5 मिनट के बाद करेगा भुम, ठीक ना। जैसे आप लोग नहीं देखते हैं दीपावली में आप कुछ पटाखा ऐसे फोड़ते हैं जो कि तुरंत धराते तो नहीं फूटता है, 2-3 मिनट के बाद जब हम छोड़ देते हैं उसको, अच्छा जाके हम उसको उठाते हैं, जब हाथ में लेते हैं हाथ में फूट जाता, कदर ले 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 ले, ठीक ना। वही हाल है, यदि ओरिजिनल सोडियम रहेगा तो फट से फूट जाएगा। और सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम ये जल के साथ क्या होता है? अभिक्रिया कर लेता है तुरंत और जल में ये विलय हो जाते हैं, ठीक ना। और ऑक्सीजन के साथ भी ये अभिक्रिया करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम। यदि सोडियम की परमाणु संख्या की बात करें चला तो 11 होता है परमाणु संख्या, इसका पोटासियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20 होता है। यदि कैल्शियम की बात करें तो ये हमारे हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों में पाया जाता है। क्या चीज? कैल्शियम पाया जाता है, हड्डियों को मजबूत रखने का काम करता है। कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी आता है, फास्फोरस जो कि 15 होता है परमाणु संख्या, फास्फोरस हमारे हड्डी में पाया जाता है, ठीक। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि हम सोडियम की बात करें तो ये अधिक क्रियाशील होता है, ये भी अधिक क्रियाशील होता है। इसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। इसे हम कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, केरोसिन तेल में, दोनों को रखते हैं, इसके अलावा लिथियम को भी, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज अपने से ही लगाना पड़ रहा है। देखिए आपका अगला प्रश्न तो बड़ी लाजवाब आया है रे। कहता है एथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एथेन का सूत्र होता है बाबू C2H6, C2H6। अब इसमें सहसंयोजक बंधन आपको पढ़ाया भी गया है, अभी हम बनाने की कोशिश करते हैं। C2H6 है प्यारे बच्चे। देखिए C 2 गो है और आपको पता है कार्बन को 4 से प्यार होता है, तो एक हाइड्रोजन 6 गो हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया। बीच में देखिए हो गया हाइड्रोजन बैठा दिए, सगर बैठ गया है। अब देखिए कार्बन को सबके प्यार पूरा करना है, कार्बन को 4 से प्यार होता है तो कार्बन पकड़िए 1 2 3 4, इस कार्बन को पकड़िए 1 2 3 4, 4 कार्बन का प्यार पूरा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये बताया गया आप लोगों को। हाइड्रोजन को 1 से प्यार होता है तो 1 को इसका पूरा होल है। और ये इलेक्ट्रॉनों अपना अष्टक पूरा कैसे किया? तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके किया है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा किया है, इसलिए इसमें क्या बनेगा? सहसंयोजक बंधन बनेगा। अब इसमें कहता है कितने सहसंयोजक बंधन है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना सहसंयोजक बंधन है? 7 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे, और समझ गए हैं तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए भाई मेरे, ठीक ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि यदि आप जितना लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उतना ही हम कंटेंट आपके लिए बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। आज आपका वीडियो जो है 4-5 दिन के बाद बन रहा है, आपको पता ही है, ठीक ना, क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू चल रहा था इसलिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लगा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। चलिए प्यारे बच्चे,
कहता ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का O3 होता है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु। अब यहाँ तो आंसर आ गया है। अब ओजोन की हम बात करें तो ओजोन क्या है। ओजोन एक लेयर होता है जो कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। समताप मंडल में, मंडल की है चला तो आपका 5 मंडल है। वायुमंडल में हमारा 5 मंडल आता है। सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। इस प्रकार से 5 मंडल। ओजोन परत जो हमारा पाया जाता है समताप मंडल में पाया जाता है। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि ओजोन परत कहाँ स्थित होता है, तो समताप मंडल में स्थित होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 आपका होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। ये क्या है, ओजोन परत क्या है, तो ये हम ऐसा एक लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण, यानी कि जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे है, UV है, उससे हमारी रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, यानी पराबैंगनी किरण जो आता है सूर्य से हमारे पास, जिसकी मदद से हम देखते हैं, ये तो दृश्य बन जाता है, लेकिन वो बहुत तीव्र गति से आता है, लेकिन डायरेक्ट हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। हमारे शरीर पर पड़ने से पहले वो ओजोन परत पर पड़ता है। इसलिए इसकी मोटाई में, इसमें छिद्र नहीं होता है, इसकी मोटाई में क्या होता है, कमी आता है। इसी को हम लोग छिद्र कहते हैं। तो इसका मोटाई दिनों दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि हमारे लिए घातक है, मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के लिए घातक है। और ये कैसे होता है इसकी मोटाई में, तो इसकी मोटाई में जो परिवर्तन आ रहा है, ये हम लोग जो ठंडा कोको कोला, ठंडे पानी, जो फ्रिज व्रिज चलाते हैं ना, वही सब जाके CFC का निर्माण करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक गैस है। इसी के कारण ओजोन परत में छिद्र होता है। यदि छिद्र हो गया पूरा, समझ लीजिए आप, तो पराबैंगनी किरण डायरेक्ट आएगा, शरीर पर पड़ेगा, जिससे हमें खतरनाक बीमारी हो सकता है, जैसे में त्वचा कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी हो सकता है। इसलिए आप लोग से ये निवेदन है कि फट से ले चल आज पार्टी मंगा 5 को एकदम कोको कोला, स्प्राइट, ठीक ना, ये सब नहीं करना है। थम्स अप, स्प्राइट बहुत खतरनाक होता है। चला भले ठंडा रहता तो पी लेते हैं। CFC आप समझ सकते हैं कि CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये ठंडा होता है, फ्रियोन गैस वहाँ फ्रिज से निकलता है। अब वहाँ से इसके कारण जब ठंडा होता है और ये गैस हमारे ओजोन परत को छिद्र कर रहा है, तो हमारे शरीर को कितना छेदता होगा, इतना छेद कर देता है ना, कुछ छेद को गिन भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें, कम से कम उपयोग करें। फ्रिज का पानी हो ठंडा, या इसके अलावा जो भी हो, कोको कोला हो, थम्स अप हो, जितने भी आते हैं आजकल तो बहुत सारा चल गया, ठीक ना, लेमन टी हो, विभिन्न प्रकार के आ गया, फ्रिज हो गया है, ठीक ना। उस सब पर थोड़ा सा निगरानी, आप लोग सेहत के लिए निगरानी रखें। चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। और यदि बात करें ओजोन परत की मोटाई, इसकी मोटाई किस में मापी जाती है, मोटाई डॉब्सन में, चला डॉब्सन में इसकी मोटाई डॉब्सन में मापी जाती है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा चल गया है ज़्यादा प्रश्न, चलिए 20 प्रश्न 21 प्रश्न शायद है इसमें, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आ गया। मनुष्य का वृक्क किस तंत्र का एक भाग है। तो वृक्क क्या करता है, वृक्क यानी किडनी क्या करता है, ये उत्सर्जन का काम करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, उत्सर्जन का भाग है, उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, ठीक। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 तंत्र का कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। 2 तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। चलिए क्लास में आपको इसके बारे में बताया जाएगा अच्छा से। चलिए अगला फिर आ गया है, पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में परागकण होता है। ये फूल के बारे में बताया गया है, ठीक ना। ये एक पुष्प के बारे में थोड़ा सा
इस तरह से देखिए, इस तरह से रहता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ कण रहता है, ये होता है आपका परागकोश। ये परागकोश में ये जो छोटा छोटा कण होता है इसी को कहते हैं परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। यहाँ ये आपका होता है वर्तिकाग्र होता है, ये ये फीमेल होता है, ये मेल होता है आपका, ठीक। इसी के यहाँ से जब परागकण वर्तिकाग्र में जाता है, वर्तिकाग्र से होते हुए वर्तिका से होते हुए अंडाशय में, यहाँ अंडाशय होता है फूल का, पुष्प का, और इसमें जब जाता है तो निषेचन की पूरा संपूर्ण क्रिया हो जाती है, और निषेचन की संपूर्ण क्रिया होता है तो नए बीज का निर्माण हो जाता है, नए पुष्प का निर्माण हो जाता है। ये आपका होता है क्या चीज़? पराग। ये हो, देखिए इसके, ये होता है आपका परागकोश होता है। इसके अंदर जो कौन छोटे छोटे कण होते हैं उसी को कहते हैं परागकण कहते हैं, ठीक। चलिए, ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी इसके बारे में बताए हैं नहीं क्लास में। चलिए, अगला प्रश्न आपका लग गया है। कहता है विकसित विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता सबसे अधिक किससे मिलती है? तो हमारी समानता यानी कि मानव जाति की समानता जो माना जाता है, ये चिंपैंजी से मैच करती है। चिंपैंजी से किससे मैच करती है? चिंपैंजी से। चिंपैंजी समझते हैं आप लोग? चिड़ियाघर कभी भी मौका मिले तो चिड़ियाघर घूरा कीजिए। आप लोग घूरिएगा तो स्पेशल, ठीक ना, स्पेशल से ज़्यादा आप लोग चिड़ियाघर जहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। चिड़ियाघर में आप जाइएगा, शेर देखिएगा, रियल लाइफ में देखिएगा, शेर देखिएगा, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो पक्षियाँ होते हैं उसको देखिएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सांपों का जो प्रजाति होता है उसको आप लोग देखिएगा। विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो प्रजाति है उसको देखिएगा। शेर देखिएगा, हाथी देखिएगा, बाघ देखिएगा, चीता देखिएगा, तेंदुआ देखिएगा, लोमड़ी देखिएगा, छोटा छोटा भी, ये सब देखने को मिलता हुआ, ठीक ना। चिंपैंजी, घड़ियाल, सभी देखने को मिलता है। पटना में है, ज़्यादा टिकट भी नहीं लगता, 30 रुपया टिकट लगता है उसका, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने में आ गया है। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ईस्ट में आपका मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में किस में होता है? ईस्ट में होता है, आपको बता दिया गया। यदि और हम बात करें तो ईस्ट आपका कैसा जीव है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। ईस्ट आपका कैसा जीव होता है? तो एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा, चलिए प्यारे बच्चे, आपका 2012 का जो भी प्रश्न था वो समाप्त हो गया है। अब 2013 में आते हैं। 2013 का भी प्रश्न इसी में डाला गया है। और उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले फिर एक आपके साथ जो है कोर्स लेके आए। वो कोर्स क्या समझने की कोशिश कीजिए इसके पॉइंट को। कहता नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। अरे नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। यदि आप नज़र को बदलिएगा तो आपका नज़ारे बदल जाएंगे, देखने का तरीका बदल जाएगा। और यदि आप सोच को बदलिएगा तो आपका सितारा बदल जाएगा। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, ये ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपना कश्तियाँ ही बदल दिए। हम लक्ष्य रखें हैं टॉपर का, अब टॉपरे बदलने के टॉपर नहीं बन पाएंगे, छोड़ो, हम पासे हो जाएं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपना लक्ष्य बदलने का ज़रूरत नहीं है। दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। यदि आप दिशा को बदल दीजिएगा तो किनारा यानी कि टॉपर बनने का जो रास्ता है अपने आप वो बदल जाएगा प्यारे बच्चे। तो ये आपका फिर कोर्स दूसरा था 2013 के प्रश्न देखने से पहले, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। और जितना भी मोटिवेशनल कोर्स आपको बताया जाता है उसको आप इमेजिंग कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये जो आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। चलिए आपका 2013 का प्रश्न स्टार्ट हो गया। कहता संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अरे चलवा, संगमरमर CaCO3। संगमरमर पूछेगा तो हे होगा। चूना पत्थर पूछेगा, चूना पत्थर का यही होता है। चूना पत्थर खड़िया का यही होता है। खड़िया का यही होता है। चौक का यही होता है। सभी का CaCO3 होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर दूसरा क्या पूछता है उसको हम लेकर आते हैं। दूसरा कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पॉप, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो क्या इसका आपका क्या हो जाता है? CaSO4 × ½ H2O। CaSO4 × ½ H2O।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कहेगा जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम चला, जिप्सम, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। कहेगा बेकिंग सोडा चला, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एन, बेकिंग यानी खाने वाला NaHCO3, NaHCO3। कहेगा हंसाने वाली गैस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। चला देख रहे हैं हंसाने वाला, हंसाने वाला, हंसाने वाला नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका प्रयोग आप लोग एकदम पूरा किया कीजिए, ठीक ना। जब भी आप लोग उससे लड़ जाइए, रुस जाइए, तो आप ये गैस मिल जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, वही 200-300 रुपया ये लगेगा। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक ना। और इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जय वो रुस गया, जाके बलग से सुंघा दे, जेबीएस निकाल के ओकरो सुंघा दे तो हूँ सूंघ ले, दोनों अब एकदम पूरा पागल जैसा हंसना स्टार्ट कर देगा, एकदम बर्दाश्त नहीं होगा, पूरा एकदम सब विवाद खत्म। जहाँ सास बहू लड़ गए कोई बात नहीं, बेटा का दायित्व बनता है जाके वही गैस दोनों को सुंघा दे, माँ को भी और पुत्र, ये माँ को भी और पत्नी को भी। अपने दोनों सास बहू में हंसना स्टार्ट कर देगी, हो गया और क्या, सब विवाद खत्म। जहाँ झगड़ा हुआ नाइट्रस ऑक्साइड, आप वो पढ़ रहे हैं तो उसका फायदा उठाना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड ले जाके जाओ, मारो मारो चटक, सब विवाद खत्म, ठीक ना। तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसके अलावा यदि हम बात करें, इसके अलावा सिंदूर की यदि हम बात करें, हाँ सिंदूर बोले चट्टा के कितना के मन ब्याज बन गया होगा, HGS, ठीक ना, HGS। इसके अलावा यदि और हम बात करें क्या चाहिए, कली चूना का, कली चूना, कली चूना रे चला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कली चूना, ठीक। ये सब पूछा जाता है, ये सब का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते चला। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। और देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। 1-1.5 घंटा का ये वीडियो बनेगा, लेकिन 2 सेशन 2011 और 2012 और 2013 को इसमें सम्मिलित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। आप लोग धैर्यपूर्वक देखिए, सिर्फ ये बताया नहीं जा रहा है, ये डिस्कशन के साथ बताया जा रहा है, चला ठीक ना, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। कहता है देखिए यहाँ भी छूट गया, कहता है अभिक्रियाशील मूलक, ये क्या था, COOH था, COOH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यदि हम आपको बता दिए हैं O रहेगा तो इसको ईथर कहेंगे, ये ईथर हो गया आपका, OH बॉन्ड OH है तो ये अल्कोहल हो गया, क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, आपको बता दिया गया अल्कोहल हो गया। C डबल बॉन्ड O रहेगा तो कीटोन हो जाएगा, कीटोन। CHO रहेगा, CHO तो एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड लिख लीजिएगा आप लोग, एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप पहले भी बताया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न आपका आ गया है, पता चला मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। आप लोग जानते हैं क्लोरोफिल, ये मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, पत्ता में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या रहता है, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, चला 12 होता है, 12 होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है। और ये पत्ता जो हरा होता है आपका, पत्ता जो हरा होता है, पत्ता हरा होता है किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 प्रश्न चले गए। हाँ अगला प्रश्न, इसको मिटा देते हैं। कहता है इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ठीक। इसके अलावा यदि हम बात करें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी कहते हैं ना, रतौंधी हो गया, दिनों में नहीं दिखता है ना, तो उसमें विटामिन ए की कमी होता है बाबूरा। और आपको खाना चाहिए क्या, गाजर इसके लिए खाना चाहिए, ठीक। विटामिन बी, विटामिन अब बी में बहुत सारा आता है, बी का बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना। विटामिन बी की कमी, B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। B2 की कमी से आँख, देखते होंगे आप लोग, आँख का लाल होना,
आँख जो लाल हो जाता है B2 की कमी से हो जाता है। बहुत सारा विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B4, B5, B6, B7, B12 तक होता है, ठीक ना। इस तरह से आपका होता है। एक और पूछता है B12 में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। B12 में B12, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी के इलाज में किसका प्रयोग करते हैं, B12 का प्रयोग यानी कि कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपका हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि हम हड्डी में बात करें तो हड्डी कमज़ोर होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से कौन सा हड्डी कमज़ोर होता है, हड्डी यानी विटामिन डी हड्डी में पाया जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, हड्डी में सूखापन आ जाएगा, किसके कमी से, विटामिन डी की कमी से। ठीक,